गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐतिहासिक काल। देखिए इससे पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता यानी आदि ऐतिहासिक को पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हिस्ट्री क्लास का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक दोनों का वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मुझे बार बार ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि आप रेगुलर अगर क्लास देख रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे अगर रेगुलर नहीं देख रहे हैं ना, क्या होता है कि अगर बीच में से देखने से क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती, क्योंकि हर क्लास जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड, एक क्लास से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले समझिए कि हम लोग प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक तो समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ना ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिली, उसी सब चीज़ को यहाँ लिखा हुआ। जैसे ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी सिक्का से मिला, अभिलेख से मिला, विदेशी यात्री आए जैसे मेगास्थनीज आया, हेंस आया, फयान आया, इन सब चीज़ के बारे में, इन लोगों के बारे में आगे पढ़ना है। तो इन लोग से भी जो विदेशी जो यात्री है ना, वो बुक वगैरह लिखे, जैसे मेगास्थनीज क्या लिखा, इंडिका बुक लिखा। उसी तरह ये बहुत जितने भी विदेशी यात्री हैं वो बहुत सारे बुक लिखे। उसी बुक को जब पढ़ा गया ना तो हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी हुआ। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिली। सिक्का से, अभिलेख से, विदेशी यात्री से, ब्राह्मण ग्रंथ है और गैर ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद, महाकाव्य और जैन और बौद्ध धर्मों से भी हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग को डिटेल से समझ लेना है। आज हम लोग सिक्का और अभिलेख को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में हम लोग फिर देख लेंगे विदेशी यात्री, छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद देख लेंगे ये ब्राह्मण वेद वगैरह देख लेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, इस वेद को देख लेंगे। बाद में उसके बाद अगला जो क्लास आएगा उसके बाद जैन और बौद्ध को देख लिया जाएगा। इस तरह ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आएगा शासक यानी हसीन मशुकसा, हर्यक वंश, शुंग वंश, ये सब जितने भी कुषाण वंश, जितने भी शासक है वो सब शुरू हो जाएंगे इन सभी के बाद। तो इन सभी को डिटेल में समझ लेना। उसके बाद फिर उसके बाद से हम लोग राजा शुरू कर देंगे लोग, और राजा को शुरू करते करते पूरे इतिहास को पढ़ते पढ़ते अब तक आ जाएंगे लोग। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, सिक्का और अभिलेख। जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का आपको पहले से ही पता है कि जो मैं भी कोई चैप्टर शुरू करता हूँ उससे पहले मैं क्या करता हूँ, किसी भी चीज़ का फैक्ट बताता हूँ, उससे महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ, ऐसे ऐसे बिंदु उठा कर लेकर आता हूँ जो कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग सिक्का और अभिलेख के बारे में। चल एक मिनट रुको, भाग कहाँ रहे हो। देखो, फैक्ट जानने से पहले सबसे पहले वो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब करो, उसको क्लिक करो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें जोड़ो, तब जाकर यहाँ फैक्ट दिखेगा। समझ आए कि नहीं? चलो फैक्ट शुरू करते हैं। ओके, तो आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु या फैक्ट लेकर आया हूं, जिसको देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे फैक्ट लेकर आया हूं जो कहीं आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेगा। आप देख लेना। ठीक है, सबसे पहले ना फैक्ट देखें तो प्राचीन सिक्के को फूटी कौड़ी कहा जाता था। प्राचीन सिक्के, जैसे मान लो पहले तो सोना के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, तांबा के सिक्के थे, लेकिन सिक्के का जब नाम आया तो सबसे पहले नाम क्या था, फूटी कौड़ी। अब देखो ये नाम कैसे कैसे आगे जैसे जैसे मतलब जमाना आगे बढ़ते गया वैसे वैसे इसका नाम चेंज होते गया। सबसे पहले नाम था फूटी कौड़ी, उसके बाद हुआ कौड़ी, कौड़ी के बाद आया दमड़ी, दमड़ी के बाद आया ढेला, ढेला के बाद आया पाई, पाई के बाद आया पैसा, पैसा के बाद आना, आना के बाद रुपया, रुपया के बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड के बाद आ गया बिटकॉइन, जिसको अब हम लोग बोलते हैं डिजिटल करेंसी। समझ आए कि नहीं समझ आए? देख रहे हो कहाँ से पहुंच रहा है भाई, गजब का देख रहे हो। ये चीज कहीं नहीं मिलेगा भाई, कहीं नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहले क्या थी, फूटी कौड़ी। देखो आज भी हम लोग बोल चला में नहीं, बोल चल की भाषा में लोग बोलता है कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। वो फूटी कौड़ी एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था, वो था एक्चुअली में। हम लोग भले बोलते हैं कि फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन ये सही में था फूटी कौड़ी। समझ आया? उसके बाद कौड़ी हुआ, कौड़ी से दमड़ी हुआ। देख सकते हो यहाँ 256 दमड़ी बराबर होता था 1 रुपया, और 16 आना 1 रुपये का बराबर था। समझ रहे कि नहीं? 16 आना क्या था, 1 रुपये के बराबर था। समझ रहा है? अब उसके बाद देखो थर्ड नंबर देखेंगे फैक्ट। 30 जून 2011 को क्या किया गया, 30 जून 2011 को 1 रुपया, 2 रुपया, ये 5 रुपया, 10 पैसा, रुपया नहीं, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा का जो सिक्का था ना, उसको बंद कर दिया गया कि अब ये नहीं चलेगा। अब इसको धीरे धीरे हटा दिया गया मार्केट से। यानी कि 2011 से पहले ये सब सिक्के चलते थे। 2011 से पहले ये 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के सिक्के चलते थे। बहुत सारे बच्चे ये सिक्के देखे भी होंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर दिखा दूंगा, वो सब सिक्के के फोटो दिखेगा, बहुत ही जबरदस्त दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा देखकर। अब देखिए 1 रुपये के जो सिक्का का जो प्रचलन जो है ना, जो हमारे देश में 1 रुपये के सिक्का का प्रचलन कब से शुरू हुआ था, 1757 से 19 अगस्त 1757 के बाद से 1 रुपये के सिक्के का प्रचलन शुरू हो गया भारत में। 1757 से कुछ याद आ रहा है? प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था। जो बच्चे नहीं जानते होंगे आगे मिल जाएगा, जब आधुनिक भारत जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे प्लासी के युद्ध से क्या चीज़ क्या हुआ था। बस इतना समझो कि 1757 इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे जानते होंगे प्लासी के युद्ध वो समझ पा रहे होंगे कि 1 रुपये का सिक्का उसी समय से शुरू हुआ। समझ रहे हैं? अब देखो लीलावती एक ग्रंथ है जो भास्कराचार्य द्वारा लिखा गया है। उसी ग्रंथ में कौड़ी जो शब्द है उसका मतलब उसका उच्चारण किया गया, उसका उल्लेख उसी में है। यानी कि लीलावती ग्रंथ में क्या मिला है, जो कौड़ी शब्द का उल्लेख मिला है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
अब अभिलेख के बारे में जाना। अभिलेख क्या होता है? देखो, अभिलेखों का मतलब क्या होता है ना कि पत्थर वगैरह पर कुछ कुछ लिखना अभिलेख कहलाता है। जैसे कि अभी भी रोड वगैरह बनता है तो देखते हो मुखिया वगैरह चाहे विधायक लिख देता है कि फलना मुखिया के द्वारा ये रोड बन रहा है, चाहे ये पुल बना है। वो लेकिन अब थोड़ा सा पेंट पोचारा करके ढंग से लिखा जाता है। पहले जो था ना, पत्थर पर काट कर लिखा जाता था, काट, उसी को बोलते थे अभिलेख, यानी पत्थरों पर काट के लिखे गया जो भी लिखा संदेश था उसको जो पत्थर पर लिखा जाता था उसी को बोला जाता था अभिलेख। अब अलग अलग पत्थर थे, कोई कोई पत्थर ऐसे खड़ा पत्थर था जिसको स्तंभ बोला जाता है, जिसको पिलर बोला जाता है, पिलर उसको बोला जाता है स्तंभ लेख। कोई था ऐसे छोटे छोटे पत्थर जिसको बोला जाता था शिलालेख। कोई कोई पत्थर था जिसे गुफा में लिखा जाता, गुफा वाले पत्थर पर उसको बोला जाता था गुहा लेख। इसी तरह मतलब गुफा लेख मतलब अलग अलग जिस पत्थर पर लिखा गया उसी उसका नाम रख दिएगा, ठीक है। तो अब देखो सर्वाधिक अभिलेख जो मिले हैं बोगज कोई स्थान से मिला, और सबसे पुराना अभिलेख जो भी यहीं से मिला है बोगज गोई जो स्थान जो है एशिया माइनर यानी मध्य एशिया में ये क्षेत्र पड़ता है। बोगज गोई स्थान वहीं से मिला है 1400 BC पुरानी 1400 ईसा पूर्व पुरानी अभिलेख वहां से मिली है। उस अभिलेख में क्या खास है तो इंद्र देवता और वरुण देवता की उसमें चर्चा किया गया, ठीक है। 1400 BC के अभिलेख मिले कहाँ से? बोगज कोई, याद रखना इसी क्षेत्र से मिला है, बोगज कोई से मिला है। ये एशिया माइनर मध्य एशिया में ये स्थित है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या है इंद्र वरुण देवता का वर्णन उसमें मिला हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे बहुत सारे जितने भी अभिलेख मिले हैं ना उसको पढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि अजीब अजीब भाषा में लिखा हुआ है। अभी बोले कि जो आदि ऐतिहासिक काल के है उसको तो पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत सारे अभिलेख जो मिले नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा जा सकता है जिस अभिलेख को, वो था अशोक का अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख थे उसी को पढ़ा जा सकता है, और उसको सबसे पहले पढ़ा था जिन्स प्रेसेफ नाम के, जो वही पढ़ा था, ठीक है, विदेशी था, वही पढ़ा था। अब तक जो है 40 अभिलेख जो मिल चुके हैं। अब तक कितना अभिलेख मिल चुके हैं? अशोक के 40 अभिलेख अब तक मिल चुके हैं, और 14 अभिलेख जो पढ़ेंगे लोग अशोक के वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभिलेख जो था ना दो तरह का था, एक निजी अभिलेख था और सरकारी अभिलेख, दो तरह का था। निजी अभिलेख में क्या था ना कि निजी अभिलेख में कोई भी अपना अपना लिखता था, लो जैसे कि किसी किसी में देवता का चर्चा भी किया गया। सरकारी अभिलेख में क्या था ना, राजा महाराजाओं अपने संदेश को पहुंचाने के लिए, जनता के लिए, जनता के प्रति संदेश पहुंचाने के लिए वो अलग अलग अभिलेख लिखते थे, जिसको कहा जाता था सरकारी अभिलेख। समझ आ रहे? तो दो तरह का अभिलेख थे, लिखने का मतलब तरीका दो तरह का था, एक निजी भी लिखता था लो, एक सरकारी भी लिखता था लो, ठीक है। और टाइप तो बता दिए कि एक शिलालेख बोला जाता है, एक को स्तंभ लेख बोला जाता है, एक और क्या बोला जाता है गुफा लेख। जहां जैसे लिखा हो उसी चीज को बता दिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अभिलेख और सिक्के के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे कि सोना का सिक्का कब आया। जैसे सोना का सिक्का सबसे पहले यूनानियों ने शुरू किया, कुषाण शासकों ने शुद्ध सोना का, उसी चीज़ को एक यहाँ डाटा डाल देंगे, यहाँ अभिलेखों का डाटा डाल देंगे, ठीक है। वो दोनों को देख लिया जाएगा बेहतर तरीका से। इसको जो फैक्ट को जो जिसको नोट कर रहा है नोट कर लेगा, क्योंकि ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आप सिक्कों के बारे में देखना है कि किसके शासन में कौन सा सिक्का चला था। टेराकोटा का जो सिक्का है ना उसको कहा जाता है मिट्टी का सिक्का। मिट्टी का सिक्का किसके शासनकाल में चला? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय उसके शासनकाल में चला टेराकोटा का सिक्का। देखो क्वेश्चन इसे कैसे पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा कर दे देगा कि टेराकोटा का जो सिक्का है किसके शासनकाल में चला है, तो किसके शासनकाल में? तो सिंधु घाटी सभ्यता के। उसके बाद पूछ देगा जो सोना का सिक्का है, देखो सोना वाला में तो एकदम अलग अलग करके एकदम बढ़िया से याद रखना। पूछता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलाया, तो यूनान शासकों ने, यानी यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया। उसके बाद तो क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक सोना के सिक्का किसने चलाया, तो सर्वाधिक जब पूछेगा ना तब आ जाएगा गुप्त शासक। और पूछेगा शुद्ध सोना के सिक्का किसने चलाया, शुद्ध प्योर मतलब सोना, प्योर गोल्ड किसने चलाया था, तो कुषाण शासकों ने। देखो कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाता है ना तो वो शुद्ध नहीं रहता है, तो सर्वाधिक जब पूछेगा ना तो देखो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, पूछ देगा कि सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त शासकों ने, या अशुद्ध सोना के सिक्का किसने चलाया, तो गुप्त शासकों ने ही। और शुद्ध पूछेगा यानी प्योर गोल्ड किसने चलाया, तो कुषाण शासकों ने। उसके बाद आएंगे यहाँ देख सकते हैं सोना के यूनानियों ने शुद्ध सोना, कुषाण सर्वाधिक सोना गुप्त शासकों ने। चांदी का सिक्का किसने चलाया, तो विक्रमादित्य ने चलाया। विक्रमादित्य को एक और नाम है, उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। तो चांदी का सिक्का किसने चलाया? मान लो चांदी दे दे कि चांदी का सिक्का किसके शासनकाल में चला हो, ऑप्शन में विक्रमादित्य नहीं हो और चंद्रगुप्त द्वितीय हो, तभी मारेगा ना भाई, तभी चंद्रगुप्त द्वितीय लगा देगा, ठीक। वरना ऐसे नहीं कि विक्रमादित्य यहाँ बता रहे हैं, वहाँ जाने के बाद आपको जो चंद्रगुप्त द्वितीय दिया हो तो कहेंगे ये क्या दिया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसी का नाम था विक्रमादित्य। आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के जो है मौर्य काल के में चलाए। कौन से सिक्के? आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के। मयूर जो शैली के जो सिक्के थे वो समुद्रगुप्त ने चलाया था। मयूर शैली के सिक्के किसने चलाया था? समुद्रगुप्त ने चलाया था। समुद्रगुप्त की एक और फेमस चीज़ है कि समुद्रगुप्त के जो जितने भी सिक्के वगैरह थे ना, उसके सिक्के के पीछे में उसका एक चित्र बना रहता था वीणा बजाते हुए। समुद्रगुप्त को क्या था? वीणा बजाने का बहुत ही शौक था और उसके सिक्के के पीछे उसकी वीणा बजाते हुए फोटो थी, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे सीसा के सिक्का। सीसा के सिक्का सातवाहनों ने शुरू किया। 100 से सीसा, 100 से सातवाहन शासकों ने कौन सा सिक्का शुरू किया? सातवाहनों ने सिक्का का सिक्का चलाया, ठीक है, सीसा का मतलब शीशे के। उसके बाद चमड़ा का सिक्का चलाया शहाबुद्दीन ने। सिहाबुद्दीन जो था चमड़ा का सिक्का चला। देखो सिहाबुद्दीन की कहानी आगे भी बताएंगे, जब ये मुगल काल आएगा तो उसमें बताएंगे। हुमायूं जो शासक था ना, जब उसको हुमायूं और शेरशाह सूरी में जब लड़ाई हो रही थी, तो उस समय आपको 1339 और 1340 1539 और 1540 में ये चौसा और बेलग्राम का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में क्या हुआ कि हुमायूं नदी में गिर जाता है और नदी में डूब जाता है। उसी समय ये सिहाबुद्दीन है ना, ये मछुआरा था, वो हुमायूं को किसी तरह बचा लेता है। तो हुमायूं ठहरा मुगल बादशाह, मुगल शासक। तो हुमायूं बोला क्या चाहिए तुमको, बोलो। तो सिहाबुद्दीन बोला कि हमको एक दिन का राजा बना दीजिए। सिहाबुद्दीन एक दिन का राजा बन गया और क्या कि राजा बनते क्या चमड़ा का सिक्का चला दिया। चमड़ा का सिक्का चलाया और आज तक उसके इतिहास में नाम है। दिमाग लगा दिया कि कुछ ना कुछ तो खुरपाती करेंगे तभी तो इतिहास में नाम आएगा, वरना कौन इसको जानता था? सिहाबुद्दीन मछुआरे को कौन पढ़ता? तो सिहाबुद्दीन क्या किया? चमड़ा का सिक्का चलाया हुमायूं के शासनकाल में, यानी मुगल वंश के शासनकाल में। रुपया जो है शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, ठीक है। रुपया कौन शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, ठीक है। ये सब सिक्के के बारे में हम लोग देख लिए। सिक्के के बारे में जो शासक थे, इसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सीधे सीधे उठा पूछ देता है कि चमड़ा का सिक्का किसने चलाया? तो सिहाबुद्दीन, या लिखा रहेगा हुमायूं, अब ब्रैकेट में लिखा होगा सिहाबुद्दीन, तब भी वही बात है, इसीलिए कहानी सुना है। रुपया दे देगा तो शेरशाह सूरी, शीशा दे देगा तो सातवाहन, मयूर दे देगा तो आपको मयूर काल का शासन आ जाएगा तो समुद्रगुप्त का, या दे देगा कि बिना बजाते हुए जो मूर्ति जो है, बिना बजाते हुए जो आपका चित्र जो है किसके सिक्के पर थी? तो समुद्रगुप्त के सिक्के पर थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है समुद्रगुप्त, खैर गुप्त वंश आएंगे तो पूरे डिटेल में बता देंगे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता था। उसका घोड़ा जो 3 समुद्रों का पानी पीता था, यानी कि अरब सागर, हिंद महासागर और ये बंगाल की खाड़ी। कहने का मतलब वो आएंगे गुप्त वंश तो अच्छे से समझा देंगे। अब देखना हम लोग को अभिलेख के बारे में। देखो अभिलेख पहले होता क्या है? अभिलेखों का अध्ययन जो होता है एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद से अभिलेख जो है उसके अभिलेख होता क्या? अभी जस्ट बताएं कि अभिलेख जो पत्थरों पर लिखा गया रहता है उसी को अभिलेख बोलते हैं। उसको थोड़ा देर पहले जस्ट समझा चुके हैं। अब अभिलेखों के बारे में देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है। इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है, सीधे समझो। कभी कभी पूछ देगा कि हाथी गुफा जो अभिलेख है वो कहाँ की है? तो ओडी लिखे हुए हैं उड़ीसा के, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ की है? तो उड़ीसा की। उसमें किसकी चर्चा है? तो कलिंग राज जो खारवेल था, उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा किया। कलिंग राज जो खारवेल था वो उसमें क्या किया है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। इससे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो कलिंग युद्ध जो है, कलिंग युद्ध, उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में है? कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में? तो हाथी गुफा अभिलेख में है कलिंग युद्ध की चर्चा। उसको बताएंगे एहोर अभिलेख। एहोर में क्या है? पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्षवर्धन को हराया था, यानी पुलकेशिन द्वितीय जो हर्षवर्धन पर विजय पाया था, तो उसने एक अभिलेख लिखवाया, उसी अभिलेख को बोला एहोर, यानी कि हर्षवर्धन, ए हर्षवर्धन आपको हरा दिए। कौन हरा है? पुलकेशिन द्वितीय हरा दे रहा। पुलकेशिन बोला कि हम पुल पार नहीं करने देंगे, ए हर्षवर्धन आपको हरा देंगे, ठीक है, याद रखना। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन जो था, जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ को याद रखिए, चूना डलवाया गया पानी में, मतलब कि एक झील था सुदर्शन झील, उस झील को बनवाया था ये अशोक ने बनवाया था, नहीं सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था ये झील को, चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था झील को बहुत पहले। बाद में क्या हुआ ना कि रुद्र जो दामन था ना, ये उसने क्या किया, उसी सुदर्शन झील को सुधार करवाया, यानी कि झील में जूनागढ़, यानी कि जूना के याद रखो चूना डलवाया, उस झील में शुद्धिकरण करवाया उस झील का। वो उसी झील के बारे में चर्चा किया। कौन चर्चा किया? रुद्र दामन जो है चर्चा किया, ठीक है। अब आएंगे क्या है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग जो प्रशस्ति अभिलेख जो है, प्रयाग अभिलेख, और ये सब जगहों को भी याद रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है गुजरात में है, एहोर अभिलेख राजस्थान में, हाथी गुफा उड़ीसा में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, प्रयाग अभिलेख वो यूपी में। नाम से ये हो रहा है कि प्रयाग, यानी कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में होगा, ठीक है। उसमें समुद्रगुप्त की अपनी विजय की चर्चा किया। प्रयाग अभिलेख में क्या किया? समुद्रगुप्त ने अपनी विजय की चर्चा किया। भीतरी अभिलेख में यूपी में है, इसमें स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा किया है। भीतरी अभिलेख में याद रखना कि हूण जो है भीतर ले घुस गए थे, यानी कि स्कंदगुप्त के पूरे अंदर आ चुके थे, उसके बाउंड्री के अंदर आ चुके थे, उसके महल के अंदर घुस गए थे, यानी। तो भीतरी अभिलेख में क्या है? स्कंदगुप्त के हूणों का आक्रमण की चर्चा किया हुआ, ठीक है। बिहार अभिलेख जो है, बिहार अभिलेख बिहार शरीफ में ये मिला है। इसमें क्या है ना, स्कंदगुप्त का ही अभिलेख है, उसमें अश्वमेघ की चर्चा की। अश्वमेघ क्या था? अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था? घोड़ा को छोड़ दो, अश्वमेघ से पता है क्या होता था? घोड़ा क्या करते थे लोग, राजा महाराजा किसी भी दिशा में घोड़ा को छोड़ देता था लोग, और वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते दूसरे किसी के इलाका में भी घुस जाए, तो अगर उस इलाके के राजा को आपत्ति है तो उस घोड़ा को रोकेगा तो युद्ध होगा, और नहीं आपत्ति है तो ये घोड़ा जहां तक चला गया ये राजा वहां तक जगह कब्जा कर लेगा। समझ रहे? गजब उसमें होता था, मतलब टेंट हो गया, ऐसा रहेगा टेंट हो गया लड़ने के लिए, टेंट लड़ने का मन कर रहा है तो घोड़ा छोड़ दीजिए, हुरका दीजिए घोड़ा का, जो दौड़ जाओ,
उसके बाद फिर यहाँ तैयार रखिए लड़ाई करने के लिए। तो वही अश्वमेघ यज्ञ कौन कराया था? स्कंदगुप्त ने कराया। कहाँ? बिहार शरीफ में ये कराया था, ठीक है। बिहार शरीफ मतलब वो अभिलेख चर्चा मिला है, वो अभिलेख मिला, उससे पढ़ा गया, तब पता चला कि अश्वमेघ यज्ञ स्कंदगुप्त ने कराया था। अब उसको देखेंगे देवपड़ा अभिलेख। देवपड़ा अभिलेख जो है बांग्लादेश का, याद रखना, देवपड़ा जो अभिलेख है बांग्लादेश का है। इसमें सेन वंश की जो सेन शासक जो है विजय सेन, उसकी चर्चा है। सेन वंश की शासक विजय सेन जो है उसका चर्चा किस अभिलेख से मिलता है? तो याद रखना देवपड़ा अभिलेख से मिलता है, जो बांग्लादेश का है। ग्वालियर अभिलेख, जो ग्वालियर अभी भी मध्य प्रदेश में जो जगह है ग्वालियर, उसमें प्रतिहार शासक भोज का इसमें क्या मिलता है? चर्चा मिलता है। मंदसौर अभिलेख देखेंगे तो वो भी मध्य प्रदेश का, म से मंदसौर, म से मध्य प्रदेश। मालवा शासक यशोवर्मन की चर्चा है। मालवा शासक मंदसौर मध्य प्रदेश, मंदसौर मध्य प्रदेश, मालवा शासक यशोवर्मन की चर्चा किसमें है? मंदसौर अभिलेख में। अब जो है ना स्तंभ लेख की 2-4 अभिलेख, स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख अभी बताएं जो पिलर पे लिखा गया है स्तंभ लेख, ऐसा अभिलेख जो ऐसे खंबा की तरह दिखता हो, ऊपर में किसी किसी की मूर्ति था, जैसे जानवर वगैरह की मूर्ति, जैसे लोरिया नंदनगढ़ अपना आ जाएगा बिहार वगैरह में, लोरिया नंदनगढ़ में स्तंभ लेख है अशोक का, ठीक है, बिहार में। उसको देखेंगे तो पहला जो है ना इसमें देखेंगे फेमस मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली स्तंभ लेख जो है ना दिल्ली में, ये विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। इसकी जो रासायनिक गुणों के कारण ये काफी फेमस है मेहरौली, यानी मेहरौली जो अभिलेख है अभी तक नहीं मेहराया है। ट्रिक से याद करो, मेहरौली अभिलेख क्या हुआ? अभी तक नहीं मेहराया। मथुरा अभिलेख जो है, मथुरा यानी यूपी में, इसमें विक्रमादित्य की सहिष्णुता की चर्चा की गई है, मतलब सहिष्णु था विक्रमादित्य, इसके बारे में किस अभिलेख में चर्चा मिलती है? तो मथुरा स्तंभ लेख में चर्चा मिलती है। एरन स्तंभ लेख, एरन स्तंभ लेख याद करने के लिए इसलिए जरूरी है, ये भानुगुप्त द्वारा लिखा गया। इसमें सती प्रथा की चर्चा क्या है? सती प्रथा की चर्चा किस स्तंभ लेख से मिलती है या किस अभिलेख से मिलता है? तो एरन स्तंभ लेख से चर्चा, इसकी चर्चा मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है कि सती प्रथा उस समय था। कौन लिखा था? भानुगुप्त ने, ठीक है। बौद्ध अभिलेख जो है, बौद्ध स्तंभ लेख, वासुदेव ने लिखा, शुंग वंश की चर्चा की है। वासुदेव जो है शुंग वंश की चर्चा कर रहे हैं किसमें? बौद्ध अभिलेख में, ठीक है। गरुड़ ध्वज, या इसको बोलते हैं हेलियोडोटस, हेलियोडोटस या गरुड़ ध्वज, ये एमपी मध्य प्रदेश में है। ये जो है ना भागभर द्वारा लिखा गया, इसमें भागवत धर्म की चर्चा की है। गरुड़ ध्वज अभिलेख में क्या चीज की चर्चा की गई है? भागवत धर्म की चर्चा की गई है। भागभर ने इसको लिखा है, ठीक है। तो ये अभिलेख और सिक्के के बारे में आप लोग समझ गए। फैक्ट दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था, उसको मैंने बताया, और कैसे इसको ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें पढ़ना, इसके बाद क्या पढ़ना, उस सारी चीज़ों को मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। जहाँ आपको दिक्कत लग रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ते पढ़ते नोट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, ठीक है। तो दूसरा जो वीडियो आएगा ना, इसके आगे जो जो पढ़ाया जाएगा उसको आगे बता देंगे, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करके बढ़िया से पढ़िए, और जहाँ भी आपको दिक्कत लग रहा है ना कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। देखो लास्ट एक और सोच रहा है कि ये जितना भी वीडियो बनाया जा रहा है ना, अगर आपको सही लग रहा है, सही मायने में अगर अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर कीजिए। बच्चों को बोलिए कि इस चैनल से जुड़े, ताकि इसको अच्छे से और बढ़िया से इसको मेहनत से पढ़ाया जा सके, ठीक है। चलिए।